थाईलैंड हर इंडियन की बकेट लिस्ट में ज़रूर होता है। तो चाहे फिर नॉर्थ थाईलैंड के ब्यूटीफुल टेम्पल्स या वाटरफॉल हो या साउथ थाईलैंड के आइलैंड्स या बीचेस, ये पूरी कंट्री काफ़ी बड़ी है और प्लानिंग करने में उतनी ही डिफ़िकल्टी आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी थाईलैंड की पूरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस्ट टाइम टू विजिट, फ्लाइट्स, वीज़ा, स्टेज, फूड एंड एवरीथिंग। एंड वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो यूजुअली लोग थाईलैंड जाने से पहले ज़रूर ये गलतियाँ करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, विच इज़ बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड। तो अगर वेदर वाइज देखा जाए तो नवंबर से अप्रैल इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट थाईलैंड, कंसिडरिंग वेदर विल बी प्लेजेंट एंड आपको पूरा एरिया ड्राई मिलेगा, बारिश कम मिलेगी। बट अगर आप अप्रैल के बाद का टाइम देखते हैं तो वो मानसून स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे भी, इट्स सिमिलर टू इंडिया, तो आपको वहाँ पर काफ़ी बारिश मिलेगी अगर आप मई, जून, जुलाई टाइम पे विजिट कर रहे हैं। एंड अगर बाकी का सीज़न देखें फ्रॉम अगस्त टू नवंबर, दैट इज़ काइंड ऑफ ऑफ सीज़न, बट आजकल लोग अक्टूबर से ही प्लानिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। तो वैसे तो आप थाईलैंड पूरे साल में कभी भी जा सकते हो, हर सीजन की अपनी खुद की स्पेशलिटी है, बट आई विल रेकमेंड नवंबर टू अप्रैल। अब अपने नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं, विच इज़ फ्लाइट बुकिंग्स। ऐसे तो आपको इंडिया से थाईलैंड की बहुत ही बढ़िया डील मिल जाती है, स्पेशली अगर आप फुकेत या बैंकॉक जा रहे हैं। सो बेस्ट होगा आपको कहाँ जाना है, पहले आप प्लान कीजिए, नॉर्थ जाना है या साउथ जाना है। नॉर्थ जाना है तो आप बैंकॉक की ले सकते हैं, बैंकॉक से चांगमाई की ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा चांगमाई की भी देख सकते हैं। 2 से 3 महीने पहले बुक करना, बहुत अच्छी डील मिल जाएगी वाया स्काई स्कैनर। या फिर अगर आप साउथ में जाना चाहते हैं तब आप फुकेत और कराबी जैसी डेस्टिनेशन ले सकते हैं, बट उस केस में बैंकॉक बहुत ऊपर पड़ जाता है नॉर्थ की तरफ। तो आप देख लीजिएगा आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको बैंकॉक एरिया कवर करना है या आपको नीचे साउथ में जाना है या आपको पटाया जाना है। इन सारी जगहों की आपको डील्स मिल तो जाएगी, बट सोर्स और डेस्टिनेशन अलग अलग रखिएगा। जैसे अगर आपने बैंकॉक से ट्रिप स्टार्ट की है एंड आप फुकेत करिए, तो आप इंडिया से बैंकॉक और फुकेत से इंडिया की फ़्लाइट करना, दैट विल बी मोर ईजी। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंटर की बात करते हैं, विच इज़ वीज़ा। तो सबसे बड़ी मैं न्यूज़ दे दूं, अभी नवंबर 10 6 मंथ्स के लिए बताया गया है कि वीज़ा फीस एग्जेम्प्ट हो गई है फॉर इंडियंस। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बट उसी के साथ साथ अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 2000 थाई बात रुपीज़ आप मिनिमम अपने साथ रखना, और मैक्सिमम एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कभी कभी ये चार्जेस चेंज होते हैं, तो 2500 अगर आप रखोगे पर पर्सन, दैट इज़ द बेस्ट चार्ज। दूसरी चीज़, ATM के भरोसे बिल्कुल मत रहना। चांगराय जैसे एयरपोर्ट्स या चांगमाई जैसे एयरपोर्ट पर आपको ATM वीज़ा अपने जो काउंटर होता है उससे पहले नहीं मिलते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अपने साथ हमेशा कैश रखना, कार्ड्स भी वर्क नहीं करता है। एंड एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर रखना, बिकॉज वो आपके फॉर्म में आपको जब फिल करोगे वहाँ पे अटैच करनी है, एंड विद इन 5 मिनट्स आपको आपका वीज़ा स्टैम्प होके मिल जाएगा। ये वीज़ा बेसिकली सिर्फ 14 डेज़ का होता है। उसके बाद में अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो आपको अपने बेसिकली जो भी नियरेस्ट इमिग्रेशन ऑफिस होगा, जो भी नियरेस्ट आपकी एम्बेसी है थाईलैंड की, जो भी सिटी में आप जा रहे हो, जैसे मैंने फुकेत में ट्राई किया था, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1900 बात या कुछ रुपीज़ देने हैं। उसके साथ फॉर्म फिल करना है, अपनी रिटर्न टिकट्स दिखानी है एंड कुछ डिटेल्स देनी है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो उसमें भी लगेगी, और आपका वीज़ा एक्सटेंड एक और हफ्ते के लिए हो जाता है। बट इसकी 100% गारंटी बिल्कुल भी नहीं होती है, कभी कभी कुछ रीज़न से मैंने सुना है लोगों का ये कैंसिल भी हुआ है। तो बिल्कुल अपनी बुकिंग उस हिसाब से करना। एंड थर्ड चीज़ है, आप वीज़ा भी लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको पहले से एम्बेसी में जाके अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स भर के देनी है, सारे फॉर्म्स देने हैं, एंड आपको वीज़ा पहले से मिल जाएगा। इसके साथ बेनिफिट ये होता है कि अगर आप ड्रोन कैरी कर रहे हो फॉर एग्जांपल, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो परमिशन के लिए। यूजुअली थाईलैंड में भी ड्रोन परमिटेड नहीं है। अगर आपके पास अगर वीज़ा नहीं है तो आपको पहले से अप्लाई करना पड़ता है। थोड़े से रूल्स के फ़ायदे हैं वीज़ा वर्सेस वीज़ा ऑन अराइवल, बट अगर आपके टाइम बहुत कट टू कट है, जैसे लोगों की यूजुअली बैंकॉक की फ़्लाइट होती है, वो सोचते हैं वहाँ पे उनका वीज़ा लगेगा एंड वो 1 या 1.5 घंटे के अंदर अपनी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट रख लेते हैं। उतना टाइम मत रखना, थोड़ा सा गैप रखना। यूजुअली आपकी कभी कभी लाइन लंबी होती है, तो वीज़ा के चक्कर में हो सकता है आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस हो जाए। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ दी करेंसी। तो सबसे बेस्ट चीज़, आप अपना नियो कार्ड लेके जाओ, हर जगह एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड थोड़ी बहुत करेंसी, क्योंकि आप निकालोगे ही फॉर योर वीज़ा पर्पस, आप थोड़ी एक्स्ट्रा लेके जाओ एंड आपका काम सॉर्टेड है। मैं अपना बताऊं तो मैं नियो कार्ड यूजुअली यूज़ करती थी, या फिर हमने ATM से ही विड्रॉ कर लिए थे। पहले से इंडिया से करेंसी ले जाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता अनलेस आपको बहुत बढ़िया रेट्स मिल रही है। तो आप पहले चेक कर लीजिए, ये बैंक टू बैंक बहुत वैरी करता है, एंड एजेंट जिनसे आप कन्वर्ट करा रहे हैं बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरी खास अगर आप ओपिनियन लेंगे तो
नियो प्लस लिटिल बिट कैश इज़ वेरी डिसेंट। बहुत नॉर्मल जगह पे भी आपके कार्ड एक्सेप्ट हो जाते हैं, बट अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट आइलैंड्स पे जा रहे हैं, कुछ ट्रिप्स और टूर बुक कर रहे हैं, वहाँ पे वो लोग थोड़े रिजिड हो जाते हैं, दे आस्क फॉर द कैश, तो आप अपने साथ कैश हमेशा रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर की, विच इज़ सिम कार्ड। तो थाईलैंड के हर एयरपोर्ट पे जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपको ईजिली बहुत सारे कियोस्क मिल जाएंगे। हमने ट्रू 5G की थाईलैंड की टूरिस्ट सिम ली थी, विच वॉज अराउंड 699, अनलिमिटेड इंटरनेट, कुछ पर्टिकुलर मिनट्स थे फॉर कॉलिंग, एंड बहुत ही बढ़िया सिम थी। ओवरऑल हमारा नेटवर्क काफ़ी बढ़िया था। तो आप ट्रू 5G की देख लीजिएगा। आप एयरटेल एंड ऑल को पोर्ट भी करवा सकते हैं, बट ओवरऑल वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। ट्रू 5G को आप ई सिम में भी ले सकते हैं या फिजिकल भी ले सकते हैं। सो वी चोज दैट एंड इट वॉज अ गुड डील। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर की, विच इज़ लोकल ट्रांसपोर्टेशन। सो थाईलैंड में इतनी बड़ी कंट्री है कि अगर लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो बड़ी बड़ी सिटी जैसे बैंकॉक, पटाया, कराबी, फुकेत, ये सब के लिए कम्युनिकेशन के लिए आपको पक्का से फ़्लाइट ही लेनी चाहिए टू सेव योर टाइम। ये तो बहुत बड़ी बड़ी जर्नीज़ है। फिर विद इन द कंट्री जैसे आप कुछ आइलैंड्स जाते हैं, जैसे फीफी आइलैंड जा रहे हैं या कराबी जा रहे हैं, कराबी में भी डिफरेंट जगहें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए आपकी फेरीज़ होती है। तो जैसे आप कोह समुई जा रहे हैं, कोह समुई से आपको फुकेत आना है, तो आप फेरी प्लस बस का कॉम्बो ले सकते हैं या डायरेक्ट फ़्लाइट भी ले सकते हैं। कोह समुई में भी एक एयरपोर्ट है। तो अपनी फ़्लाइट्स आई थिंक द बेस्ट डील होती है, बट कभी कभी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो आप फेरी के साथ कंबाइन कर सकते हैं। फेरी की ऑन एन एवरेज 1500 to 2000 रुपीज़ कॉस्ट होती है एक जर्नी की। एंड फिर टैक्सीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ऊबर चलती है, ग्रैब चलती है, गोजेक चलती है, तो ये सारी सर्विसेज आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ वहाँ की लोकल टैक्सीज़ भी चलती है, टुक टुक भी चलती है बहुत जगह, तो आप शेयरिंग टुक टुक लेके कवर कर सकते हैं। जैसे आइलैंड्स है, कोह फांगान, कोह समुई, वहाँ पे कैब से ज़्यादा आपको टुक टुक दिखेगी, एंड बहुत शेयरिंग में काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो अगर आपको आसपास के फेमस बीचेस पे जाना है तो आप वहाँ पे आराम से जा सकते हैं। या फिर लास्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन है, जब आप सिटी में आ गए और आपको आसपास का कवर करना है तो आप स्कूटी ले लीजिए, चाहे वो नॉर्थ थाईलैंड हो या साउथ में हो। स्कूटी रेंट करनी है तो आपका रेंज अराउंड 500, 600, 700 रुपीज़ के आसपास होता है, वैरी करता है जगह टू जगह। बट अगर आप कार रेंट कर रहे हैं तो ये 1500 to 2000 रुपीज़ पर डे आपका लगता है, एक्सेप्ट फ्यूल, एंड इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। स्कूटी के लिए कभी कभी नहीं मांगते हैं, बट लीगली आपको चाहिए होता है। अगर पकड़ लिया बिना लाइसेंस के देन इट्स एन इशू, इंडियन लाइसेंस पे आपको नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है, बट आप स्टिल अगर आपके पास IDP है दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे, विच इज़ ATM फैसिलिटी। ATM मुझे ईजिली हर सिटी में, हर रिमोट आइलैंड पे मिला है, बट थोड़ा सा अपने साथ कैश फिर से रखना, बिकॉज कभी कभी हमें ATM पे बहुत लिमिटेड जगह पर मिलता था, बट वो वर्क नहीं कर रहा होता था, कुछ बैंक्स के साथ इशू होता था। तो हमेशा कैश कैरी करना, स्पेशली जब आप किसी रिमोट जगह पर जा रहे हो। उसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे, विच इज़ दी ट्रैवल इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में नो डाउट मैंडेटरी है या नहीं, हमेशा कैरी करती हूँ। आप पॉलिसी बाज़ार पे जाके अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपना पैकेज चूज़ कर सकते हैं। 600-700 रुपये तक के आपको मिल जाता है। बट ट्रस्ट मी, एक ऐसी चीज़ है, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पूरा पैकेज ले सकते हैं ईयरली, नहीं तो आप प्लीज़ हर ट्रिप से पहले अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेके जाए, काम पड़े ना पड़े, बट प्रिकॉशन के लिए इसको ज़रूर लेके जाए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ एंट्री फ़ीस। तो एंट्री फ़ीस की अगर बात की जाए, क्योंकि नॉर्थ थाईलैंड में आपको बहुत सारे डिफरेंट नेशनल पार्क्स मिलेंगे, तो उनकी 1000 के अंडर आपकी एंट्री फ़ीस होगी। कुछ टेम्पल्स की आपको एंट्री फ़ीस देनी पड़ती है, जैसे आप बैंकॉक में जब कवर करेंगे। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी एक्टिविटीज़। अगर आप करते हैं तो बेसिकली थाईलैंड में आपकी वाटर एक्टिविटीज़ बहुत फेमस है, और नॉर्थ में आपकी जिप लाइनिंग एंड ऑल बहुत फेमस है। तो डिपेंड्स ऑन द एडवेंचर आपकी कॉस्टिंग है। अगर आप एक नॉर्मल 1 डे टूर लेते हैं तो आपको गेटी और गाइड या फिर वाया टर, इन सारी वेबसाइट पे, क्लूक पे आपको बहुत बढ़िया डील्स मिल जाती है फॉर योर स्कूबा, फॉर योर स्नॉर्कलिंग, या फिर कोई पर्सनलाइज बोट ट्रिप है। सो बेसिकली ये तो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बट उसी के साथ साथ जहाँ पे भी आप रुके हैं, हॉस्टल, होटल, किसी भी कैफ़े में जा रहे हैं, यूजुअली इन सब के पास, जहाँ से आप बाइक रेंट कर रहे हैं वहाँ पे इन सब के पास टूर एंड ट्रैवल्स के साथ इनकी कोलैबोरेशंस होते हैं, तो वो आपको बहुत बढ़िया डील दे देते हैं। आप अच्छे से नेगोशिएट कीजिए। तो जैसे हम लोग गए थे कोह समुई से डिफरेंट आइलैंड हॉपिंग पे, हमें बहुत बढ़िया डील मिल गई थी, ऑनलाइन से भी काफ़ी सस्ती। तो आप अपना ऑनलाइन एक बैकअप रखिए। बट अगर आपको लग रहा है कुछ ऐसी चीज़ है जैसे स्कूबा एंड ऑल का, कभी कोई बहुत पर्टिकुलर अगर आप अच्छी जगह से करवा रहे हैं तो एडवांस में करा के रखिए। स्कूबा की थोड़ी इश्यूज़ होते हैं, बट स्नॉर्कलिंग ट्रिप आपको 2 दिन पहले भी आराम से मिल जाएगी। तो आप इसी तरह से अपनी एक्टिविटीज़ और एंट्री फ़ीस ये सब का प्लान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ फूड। थाईलैंड इतनी हाईली विजिटेड कंट्री है बाय इंडियंस कि आपको ईजिली
ईजिली अपना नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन, आपको ईजिली वेजिटेरियन फूड भी मिल जाएगा। पहले मैं बताऊं कि हम नॉर्थ थाईलैंड गए थे, वहाँ पे जब आप बहुत रिमोट जगह जाते हो वहाँ पे थोड़े चैलेंजेस होते हैं। मतलब आपको वेज खाना तो मिल जाएगा, बट आप प्योर वेज जैसा कॉन्सेप्ट सोच रहे हो नॉर्थ इंडियन फूड, दैट इज़ अ बिग चैलेंज इन नॉर्थ थाईलैंड, स्पेशली इन चांग माए जहाँ पे हम रुके थे। सो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। एंड उसी के साथ साथ जब आप मेन सिटी में आ जाते हो, आपको पक्का से चांग राय में जैसे एक बहुत ही बढ़िया हमें रेस्टोरेंट मिल जाएगा, हर जगह आपको प्रॉपर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। एंड आप फुकेट बैंकॉक जाते हो तो आपको कुछ एरियाज़ में तो इंडिया से भी ज़्यादा टेस्टी एंड वेराइटी ऑफ फूड मिल जाएगा। सो थाईलैंड में आपको खाने का ओवरऑल इशू कभी नहीं आता है, बट डिपेंड करता है आपका एरिया कौन सा, आप बहुत रिमोट जगह एक्सप्लोर कर रहे हो या आइलैंड जा रहे हो, वहाँ पर आपको ज़रूर अपने साथ थोड़ा बैकअप रख लेना चाहिए। तो इन सारे रेस्टोरेंट्स की जहाँ हम विजिट किए थे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट दे दूँगी, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। हमें तो बड़ा मज़ा आया था वहाँ पे खा के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज़ आइटनरी फॉर योर थाईलैंड ट्रिप। क्योंकि थाईलैंड इतना बड़ा है, डिपेंड करेगा ये आइटनरी आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए एंड आपका मकसद है कि बहुत ही मेजर पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं, मुझे बहुत ज़्यादा रिमोट या कोई नई जगह नहीं जाना है, अगर आप यूजुअल आइटनरी देखना चाह रहे हैं तो आप बैंकॉक जा सकते हैं। बैंकॉक या पटाया में से आप एक चूज़ कर सकते हैं। पटाया से आप बैंकॉक जाइए एंड नीचे आप आ सकते हैं फुकेट एंड क्राबी। दिस इज़ द परफेक्ट आइटनरी फॉर अ वीक, जो मैंने भी अपनी पहली ट्रिप में फॉलो की थी। बैंकॉक 1 दिन बहुत होता है, 1 से 2 दिन, क्योंकि अगर आप वहीं से वापसी कर रहे हैं 1.5-2 दिन बहुत है। उसके साथ आप फुकेट आइए, फुकेट में 1 दिन बहुत है। फुकेट से आप जा सकते हैं फीफी आइलैंड का 1 दिन का ट्रिप, या तो आप वहाँ पे जाके रुक सकते हैं या आप एक ना डे ट्रिप करके आ सकते हैं। फिर आप जाइए क्राबी, क्राबी से आप रेले बीच जा सकते हैं एंड वो पूरा टूर कर सकते हैं। एंड क्राबी एक जगह आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड वापस आ सकते हैं। ये आपकी बहुत ही बेसिक ट्रिप है जो आप 1 हफ्ते के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट है पार्टी करने में और आप को फांगान की फुल मून पार्टी में इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा देखने पड़ेंगे। सबसे पहले इस पार्टी के लिए आपको अपनी डेट्स देखनी पड़ेगी, बिकॉज यूजुअली ये जब भी होता है फुल मून, उसके 1-2 दिन पहले ही आपको अपनी पूरी ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। तो फुल मून एंड हाफ मून दोनों चीज़ें को फांगान में होती है, जो को समूई से फेरी जाती है, हाफ एन आवर की फेरी है को समूई। अब आप या तो फुकेट से वाया बस एंड देन फेरी जा सकते हैं या डायरेक्ट अपनी फ़्लाइट ले सकते हैं। तो इसमें भी आपका 1 दिन तो आराम से लग जाएगा को समूई से को फांगान पहुंचने में। 1 दिन आपकी पार्टी वाला दिन हो गया, नेक्स्ट डे आप वापस आओगे। तो इस तरह से आपको 2 दिन या मिनिमम 3 दिन तो रखने चाहिए फॉर को फांगान एंड को समूई, अगर आप ऐड कर रहे हो। बट अगर आप को समूई रख रहे हो तो आप टेक्निकली फीफी से थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हो। फीफी नहीं भी जाओगे तो भी आपको चल जाएगा। तो आप इन दोनों में से एक जगह चूज़ कर सकते हो। वहाँ पे डिपेंड करता है आपको किस टाइप का टूर करना है। जैसे आपको समूह में हो तो को टाओ जा सकते हो फॉर योर स्कूबा ट्रिप्स। तो इसी चक्कर में ये पूरा, अगर आपका मैं बात करूँ 10 दिन की ट्रिप, तो इसमें आप ये सारी डेस्टिनेशंस कवर कर सकते हो। अब आपके पास अगर और दिन है और आपको नॉर्थ ऑफ थाईलैंड पे एक्सप्लोर करना है तो 4 दिन आपको मिनिमम चाहिए होंगे उसके लिए, क्योंकि बैंकॉक से आप लोगे चांग माई की फ़्लाइट एंड चांग माई आप 1-2 दिन बहुत होगा। 1 दिन आप चांग माई सिटी एक्सप्लोर करो, 1 दिन आप नेशनल पार्क्स जा सकते हो, दो इंथनॉन ज़रूर जाना। एंड उसी के साथ साथ आप ऐड कर सकते हो या तो चांग राय सिटी या पाए, ये दोनों सिटी एक्सट्रीम है। अगर आप केव्स में इंटरेस्टेड हो तो आप एक्चुअली पाए जा सकते हो, वहाँ से आप ऊपर केव्स में जा सकते हो। बहुत सारे डे ट्रिप्स होते हैं, आप स्कूटी से भी जा सकते हो। या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो चांग राय के ब्लू एंड वाइट टेम्पल में, तो उसके लिए भी आप 1.5 दिन मान के चलो, क्योंकि चांग माई से चांग राय भी 4-5 घंटे का डिस्टेंस है, जो आप बस से या अपनी कार से भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास 2 पूरे हफ्ते हैं, जो मैं रुकी थी 14 डेज़ के लिए, तो आप अपना नॉर्थ थाईलैंड है साउथ थाईलैंड पूरा आराम से कर सकते हो। आपके पास 10 दिन है तो आप नॉर्थ स्किप कर सकते हो, 1 ही हफ्ता है तो आप ये मेजर पॉइंट्स कवर कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, विच इज़ कॉस्ट फॉर योर थाईलैंड ट्रिप। तो अगर टोटल कॉस्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा कैटेगरी आता है फ़्लाइट्स का। तो ईज़िली आपको 20-25 की तो पड़ी जाती है, या उससे ज़्यादा मान लो 30 कैप, बिकॉज इंटरनल भी आपको बहुत सारी फ़्लाइट्स लेनी पड़ती है। हो सकता है आपको बैंकॉक या फुकेट की बहुत बढ़िया डील मिल गई हो, बट आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप बैंकॉक से ही ट्रिप स्टार्ट करके बैंकॉक पे ही एंड कर दोगे। तो 25-30 इज़ अ गुड कैप, जिसमें आपकी इंटरनल फ़्लाइट्स भी 1-2 कवर हो जाती है। नेक्स्ट इज़ योर वीज़ा, जो कि अगर हम मार्च
10th से पहले पहले अगर आप ट्रिप कर रहे हो तो वो फ्री हो जाएगा, बट अराउंड आपका 5000 रुपीज़ आप लेके चलो, ऑन एन एवरेज आपका इतना लग जाएगा। थर्ड कैटेगरी आती है अपनी अकोमोडेशन की। स्टेज की बात की जाए थाईलैंड में आपको बहुत बढ़िया होटल, हॉस्टल, बढ़िया से बढ़िया लग्जरी विला, सब कुछ अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट अगर मैं ओवरऑल रेंज की बात करूँ तो आपको वही 1500 में मिनिमम या 2000 3000 अगर पर डे, ये आपकी रेंज आराम से लग जाएगी। लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो हाँ, आपका पर डे 500 to 600 में आपको स्कूटीज़ मिल जाएगी जिसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट उसी के साथ साथ आपको फेरीज़ के भी चार्जेस देने पड़ेंगे टू ट्रैवल डिफरेंट आइलैंड्स। तो वो भी अगर आप देखो तो आपका 3 to 4000 मिनिमम अगर आप एक ट्रिप करके आते हो तो आपका लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की। तो स्नॉर्कलिंग की ट्रिप आपको 1500 to 2000 से लेके स्कूबा की आपको 5-6,000 की भी मिल जाती है। तो डिपेंड करेगा आपको क्या क्या करना है। जिप लाइनिंग भी अगर आप करते हैं नॉर्थ थाईलैंड में तो आपको 3 to 4,000 रुपीज़ का पड़ जाएगा पर पर्सन। एक्टिविटीज़ बहुत वैरी करती हैं, बहुत सारे डिफरेंट वाटर एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो, स्पेशली थाईलैंड में। हाइक्स पे जा सकते हो, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रैक्स है, नेशनल पार्क्स है, तो ये सारा मिसलेनियस देखो तो 4 to 5,000 रुपीज़ तो मिनिमम अगर आप 2-3 एक्टिविटी करते हो तो भी लग जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कैफ़ेज़ एंड फूड की। बहुत ही मिनिमम अगर आप कैफ़ेज़ में जाके या कुछ 7-Eleven से जाके खा रहे हो, बट आपका पर डे 2000 to 2500 तो आपका पर पर्सन लगेगा। आप डिसेंट कैफ़े में जा रहे हो, 1-2 डिश भी ऑर्डर कर रहे हो तो। क्योंकि थाईलैंड एक बहुत ही वर्सेटाइल जगह है जहाँ बजट से लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लग्जरी ट्रिप भी कर सकते हो। बट अगर बजट ट्रिप की बात की जाए 7 दिन की तो आप इजीली 50 to 60,000 में कर सकते हो। बहुत ही क्रंच करना पड़ेगा बट इट इज़ पॉसिबल। उसके साथ अगर आप मीडियम टाइप की ट्रिप देख रहे हो 7 से 10 दिन की, और उसमें आप डिफरेंट एरियाज़ कवर कर रहे हो, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे एरिया डिपेंड करेगा आपके कैसे आप बजट बढ़ाते हो, बट आपका 80 to 90,000 में आप आराम से 10 दिन की ट्रिप कर सकते हो। और अगर आप 14 दिन के लिए जा रहे हो तो आपका ईजिली 1 लाख के अंडर स्टिल आप पूरी थाईलैंड ट्रिप कर सकते हो, सारी जगह कवर कर सकते हो, थोड़ा सा बजट को कंट्रोल में रखकर। एंड लग्जरी का आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई आपको रेंज भी दे पाऊँगी। आप किसी भी जगह पे अनलिमिटेड खर्चा कर सकते हैं, तो 1 लाख के अंदर 14 दिन भी आप आराम से थाईलैंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था मेरा टोटल बजट। अब हम आते हैं अपने वीडियो के लास्ट पॉइंटर पे, विच इज़ द इम्पॉर्टेंट टिप्स टू नो बिफोर प्लानिंग योर थाईलैंड ट्रिप। तो अगर टिप्स की बात की जाए तो थाईलैंड में स्कैम्स उतने ही फेमस है जितनी यहाँ की जगह फेमस है। तो जब भी आप किसी टूर, ट्रिप, करेंसी एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, एक रिलायबल जगह जाइए। ऑनलाइन आप स्टिल भरोसा कर सकते हैं, बट ऑफलाइन आपको रास्ते चलते लोग मिलते रहेंगे। डोंट गो फॉर देम बिकॉज बहुत हाई चांसेस है कि आपके स्कैम्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। दूसरी चीज़ें हैं, वीज़ा के लिए ज़रूर कैश लेके जाना अपने साथ। एंड थर्ड चीज़ है कि आप कुछ अगर स्किप कर सकते हो, लाइक पताया को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, देयर आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप जस्ट बैंकॉक एंड पताया से आकर थाईलैंड के एक विजनरी इमेज बना लेते हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप एटलीस्ट एक आइलैंड एक्सप्लोर करो एंड जानो कि थाईलैंड की ब्यूटी ना सिर्फ उस बैंकॉक एंड पताया जैसी जगहों पर है, बट बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी है और बहुत वास्ट है। तो ज़रूर नॉर्थ थाईलैंड अगर पॉसिबल है 2-3 दिन जाके आओ, मज़ा आ जाएगा। नहीं तो ज़रूर से एक आइलैंड ट्रिप करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैंने कोशिश की अपनी सारी पिछली 2 ट्रिप्स का एक जिस्ट दूँ और वो सारी टिप्स बताऊँ जो मैंने फ़ील की थी, मुझे नहीं पता थी। एंड आई होप आपकी ट्रिप अमेजिंग जाए। आप जल्दी से जल्दी प्लान करो, अपने वीज़ा के पैसे बचाओ और उस वीज़ा के पैसे में और इन्जॉय करो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना।